वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल एंड स्ट्रक्चर का सबसे पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे बेसिक टॉपिक है। सेल के बारे में पढ़ेंगे और साथ में इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को हम पढ़ेंगे और साथ में सेल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि उसने किस तरह सेल थ्योरी को बनाया। और साथ में ये भी हम पढ़ेंगे कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों है लाइफ का, हमारी लाइफ में सेल क्यों स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल। अब जो सेल है ना, अगर कोई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, सेल का जो लफ्जी मतलब है वो क्या है। सेल दरअसल में नहीं, सेल लेटिन जुबान से है। किस जुबान से है? लेटिन जुबान से है। किस से? लेटिन सेला। गुड, एक्सीलेंट, सेला से है। और सेला का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, स्मॉल कमरा। तो सेल क्या है? लेटिन जुबान का लफ्ज है, किससे आया है? सेला। और सेला का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम, स्मॉल छोटा कमरा, स्मॉल रूम। अब स्मॉल रूम क्यों कहते हैं, इसको अभी मैं बताऊंगा कि स्मॉल रूम क्यों कहते हैं। क्योंकि जब रॉबर्ट हुक डिस्कवरी कर रहा था तो उसको इस तरह छोटे छोटे कमरे नजर आ गए थे। इसी वजह से सेल लेटिन जुबान का लफ्ज है, सेला से आया हुआ है। और सेला का मतलब क्या होता है? स्मॉल रूम। तो ये सेल का मतलब हो गया। अब सबसे पहले आते हैं सेल। अब देखो हमारे पास सेल है क्या। सेल क्या हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट तारीफ, बहुत ही स्मॉल, और सबसे हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि सेल क्या है। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारी क्या है? जो जिंदगी का फंक्शनल यूनिट और साथ में स्ट्रक्चर यूनिट भी है। तो क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की स्ट्रक्चर यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। अब लफ्ज स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर यूनिट, स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? मतलब स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी की साख को बनाता भी है। फंक्शनल का मतलब क्या है? फंक्शनल का मतलब क्या है? हमारी बॉडी में तमाम फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से सेल क्या बना? हमारी बॉडी का साख भी बनाता है और हमारी बॉडी के तमाम फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। तो इसी वजह से हम सेल को क्या कहेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। या और आसान भी आप डिफाइन कर सकते हो, सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जो लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है उसको हम क्या नाम देंगे? सेल का नाम देंगे। तो ये सेल। अब क्वेश्चन बनता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल हमारे पास क्या है? सेल क्यों स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, जिंदगी का जो सेल ना, जिस तरह हम सेल पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं कि सेल क्या है? जिंदगी की मतलब क्या है? बुनियादी इकाई। क्यों बुनियादी इकाई है? मतलब क्यों हमारे पास ये सेल है? ये हमारी जिंदगी की बुनियादी इकाई क्यों है? हमारी जिंदगी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों है? तो इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान है, क्योंकि सेल स्ट्रक्चर यूनिट इसी वजह से। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर को बताता हूं कि सेल स्ट्रक्चर यूनिट क्यों है, फिर मैं बताऊंगा सेल फंक्शनल यूनिट क्यों है लाइफ का। तो स्ट्रक्चर यूनिट क्यों है? देखो हमने पढ़ा था सेल हम स्ट्रक्चर यूनिट के, क्योंकि सेल आपस में मिलकर, बहुत सारे सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इसका टिश्यू। बहुत सारे सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन में सब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलकर इंडिविजुअल इंसान ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जिस तरह हमारे पास बहुत सारे टिश्यू, जिस तरह ऑर्गन के आप बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। जिस तरह हमारे पास क्या है? मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन है। जिस तरह हमारे पास कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? लिवर, उसी तरह लंग्स। तो ये सारे ऑर्गन है। जिस तरह हमारे बॉडी में बहुत सारे, लिवर एक अलग ऑर्गन है, पेंक्रिया एक अलग ऑर्गन है, स्टमक एक अलग ऑर्गन है। तो ये सारे एक अलग ऑर्गन है। तो ये जब सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें स्टमक आता है, लिवर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है? सारे ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो इंसान बन जाएगा। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी में टोटल कितने ऑर्गन सिस्टम है? 11 कितने हैं? 11। एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है, 11 ऑर्गन सिस्टम है। तो सेल
सेल कितने हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स। हाँ, अंदाजे से तकरीबन एक एडल्ट इंसान की बॉडी में कितने सेल है? 37 ट्रिलियन सेल। तो ये एमसीक्यूज के हवाले से आपने याद रखना है। हमारी बॉडी में टोटल सिस्टम कितने हैं? 11 सिस्टम। जिस तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत सारे क्या है ये सिस्टम। अब इसके बाद तो देखो आपको समझ किस तरह की सेल स्ट्रक्चर यूनिट की हुई, क्योंकि सेल ही हमारी बॉडी को बना रहा है। देखो सेल मिलकर, हाँ देखो सेल मिलकर टिश्यू बना रहे हैं, फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर इंडिविजुअल इंसान बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म। तो सेल ही की कॉम्बिनेशन से क्या बना? इंडिविजुअल इंसान बना। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल क्या है? स्ट्रक्चर यूनिट है। दूसरा क्या है? फंक्शनल यूनिट। सेल फंक्शनल यूनिट क्यों है हमारी जिंदगी के? सेल फंक्शनल यूनिट क्योंकि सेल परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। देखो एक सेल है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सेल, अगर मैं कहूँगा ये सेल हमारी जिंदगी का फंक्शनल यूनिट क्यों है? इसी वजह से फंक्शनल यूनिट है क्योंकि एक सेल वो तमाम तर प्रोसेसेस, वो तमाम तर एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। किस तरह? सेल में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हम आगे पढ़ेंगे। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है हमारी बॉडी में तमाम केमिकल रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म। जिस तरह हम खाना खाते हैं उस खाने की ब्रेकडाउन, उसी तरह खाना हमारी बॉडी में जो लार्ज मॉलिक्यूल हम खाते हैं, उसी तरह कैटाबॉलिज्म, फिर खाने का एनाबॉलिज्म। तो ये जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में चल रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तमाम सेट ऑफ रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो देखो जो एक सेल है वो मेटाबॉलिज्म भी परफॉर्म करता है। सेल अपने आप को रिप्लिकेट करता है, अपने जैसे और फोटोकॉपी भी बना सकता है। और सेल में क्या है? रिप्रोडक्शन क्या है? अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है मेटाबॉलिज्म। और सेल अपने ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है। तो और भी बहुत सारे सोच सकते हैं। तो इसी वजह से फंक्शनल यूनिट है क्योंकि सेल क्या है? सेल वो तमाम तर लाइफ की प्रोसेस जो हमारी जिंदगी में जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, हमारी लाइफ के तमाम प्रोसेसेस को ये परफॉर्म करता है। जिस तरह हम बड़े होते हैं ना, हमारी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? हाँ, हाइट ग्रोथ किसकी वजह से? सेल की वजह से। तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल की वजह से। बाकी जब हम माइक्रो लेवल पर पढ़ोगे तो हार्मोन, इसके पीछे ग्रोथ हार्मोन, ये, मगर ये तमाम एक्टिविटी कर कौन रहा है? सेल कर रहा है। तो वो जिंदगी की तमाम जो लाइफ प्रोसेसेस है, इसी वजह से हमारी तमाम लाइफ प्रोसेसेस को ये मेंटेन करता है, परफॉर्म करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेल फंक्शनल यूनिट। तो व्हाई सेल इज द फंक्शनल यूनिट? बिकॉज सेल क्या है? परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस को करता है। मेटाबॉलिज्म ये करता है, रिप्रोडक्शन ये करता है, रिप्लिकेशन ये करता है, ग्रोथ ये परफॉर्म करता है। मतलब क्या है? रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, कोई भी चेंज, एक्सटर्नल चेंज हो या इंटरनल चेंज हो हमारी बॉडी में, तो कौन रिस्पॉन्स करता है? सेल ही रिस्पॉन्स करता है। तो ये सारे के सारे क्या है? सेल। इसी वजह से सेल को हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा डिस्कवरी पर कि सेल डिस्कवर किस तरह हुआ। अब जो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस आता है सेल की डिस्कवरी के बारे में, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब बताया? 1665 में। रॉबर्ट हुक ने अपने एक साइन, मतलब अपना एक क्या बनाया था? माइक्रोस्कोप बनाया था। मतलब अपना एक माइक्रोस्कोप उसने बनाया था ना, अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो सिंपल माइक्रोस्कोप था, एक सिंगल लेंस वाला क्या था? माइक्रोस्कोप था। उसने बताया और इसी माइक्रोस्कोप के जरिए उसने क्या किया? उसने जो हम देखो, जो आप प्लांट, बड़े बड़े दरख्त देखते हो ना, बड़े बड़े दरख्त, देखो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना, देखो ये लेट सपोज क्या है? एक दरख्त, सही है। लेट सपोज इसके क्या है? जड़े। तो फिर यहाँ पर क्या है? एक दरख्त। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नजर आ रहा है ना, इस तरह क्या है? ये जो स्टेम, ये क्या है हमारे पास? स्टेम। ये क्या है? स्टेम। और इस स्टेम को आपने जब आप नजदीक से देखोगे तो इस तरह क्या है? छोटे छोटे काल, मतलब आपको छोटे छोटे इस तरह क्या है? कवरिंग नजर आती है, जो ब्लैक आपको नजर आता है ना, इस तरह पत्ता, हाँ नीचे से स्टेम। उस स्टेम में से ना देखो वो सारे जो टिश्यू होते हैं ना, इस स्टेम में जब प्लांट अपना ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है ना, तो यहाँ पर जो टिश्यू होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं। इसी वजह से वो सख्त बन जाता है। देखो जब आप बड़े बड़े दरख्तों का स्टेम को देखोगे ना, तो वो बिल्कुल ब्लैक नजर आता है और सख्त होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टिश्यू सारे डेड हो जाते हैं, उसने अपना ग्रोथ क्या होता है? कंप्लीट कर चुका होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं ये क्या होते हैं? जो डेड टिश्यू होते हैं, ये जो स्टेम के यहाँ पर टिश्यू होते हैं ये डेड होते हैं। तो ये डेड होते हैं। जब इसने क्या किया? यहाँ से क्या उठाया? कार्क, मतलब यहाँ से टिश्यू उठाया, क्या उठाया? कार्क। कार्क हमारे पास क्या है? यहाँ पर ये जो डेड टिश्यू है ना, इसको हम क्या नाम देते हैं? कार्क। कार्क का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में ये यहाँ से स्टेम से एक डेड टिश्यू उठाया। स्टेम से क्या उठाया? डेड टिश्यू। जिस तरह यहाँ पर हम दरख्तों पर जाते हैं ना, उसके स्टेम को देखते हैं, उससे छोटा सा अगर पीस को उठा लेना तो उसको हम बार कहते हैं। तो क्या है? या आसान अल्फाज में आप कहोगे, अगर हम छोटा सा पीस उठाएंगे ना स्टेम से, बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देंगे? कार्क। मतलब वो कार्क हमारे पास क्या होता है? डेड टिश्यू होता है, डेड टिश्यू। तो उसने ये कार्क उठाया अपने माइक्रोस्कोप
माइक्रोस्कोप में देखा, जब अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया कार को अपने अंडर हिज ओन माइक्रोस्कोप, अपने माइक्रोस्कोप में, और उसको क्या नजर आ गया? बिल्कुल खाली कंपार्टमेंट नजर आ गए। किस तरह नजर आ गए? खाली कंपार्टमेंट। देखो ये अलग खाली कंपार्टमेंट, ये अलग खाली कंपार्टमेंट, ये अलग, ये अलग, तो इस तरह छोटे छोटे। इसी वजह से मैंने कहा सेल का मतलब क्या है? स्मॉल रूम, स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे, उसको खाली खाली कमरे नजर आ गए। तो इसी वजह से इसने कहा, फिर इसने कहा कि मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर क्या ऑब्जर्व किया? इसने कहा होलो कंपार्टमेंट, होनी लाइक, मतलब क्या है? जो शहद की मक्खी आपने देखी, उसका जो चत्ता है ना, उसके चत्ते में इस तरह खाली खाली कंपार्टमेंट होते हैं। तो उसने कहा शहद की मक्खी की चत्ते की तरह स्ट्रक्चर मुझे नजर आ गया। तो इसी वजह से सेल का मतलब भी क्या होता है? हालो, खाली, स्मॉल रूम, छोटे छोटे खाली कमरे। तो इसने ये ऑब्जर्व किया था। फिर उसके बाद क्या है? इसने किस चीज को ऑब्जर्व किया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। किसको? उसने अपने माइक्रोस्कोप में डेड सेल को ऑब्जर्व किया, लिविंग सेल को इसने ऑब्जर्व नहीं किया, इसने डेड सेल को ऑब्जर्व किया। अब आते हैं लॉरेंस ओकन। लॉरेंस ओकन, देखो मैंने यहाँ पर छोटा लिखा है 1805। इसने 1805 में क्या बताया? अभी मैं बताता हूँ। 1805 में इसने बताया आ लिविंग ऑर्गेनिज्म या आ लिविंग बीइंग किस चीज से बने हुए? सेल से बने हुए। किस चीज से बने हुए? कंपोज्ड सेल से बने हुए। तो उसने क्या बताया? लॉरेंस ओकन ने बताया 1805 में कि आ लिविंग बीइंग किस चीज से बने हुए? सेल से बने हुए। फिर इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इसने क्या बताया? इसने 1831 में, एमसीक्यूज के लिए याद रखना, अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, या न्यूक्लियस कब डिस्कवर हो गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। कब डिस्कवर किया था? 1831 में डिस्कवर किया था। अब इसके बाद शिल्डन आते हैं, शिवान। शिल्डन 1838 में शिल्डन ने क्या कहा? ऑल प्लांट्स किस चीज से बने हुए? सेल से बने हुए, शिल्डन ने कहा। शिवान ने क्या कहा? 1839 में कहा कि ऑल एनिमल्स किस चीज से बने हुए? सेल से बने हुए। फिर इसके बाद रुडोल्फ विर्चू, मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। अभी मैं सेल थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो इनमें से 3 मेजर साइंटिस्ट है यहाँ पर, शिल्डन, शिवान, रुडोल्फ विर्चू। रुडोल्फ विर्चू 1859 में इसने कहा न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब नए सेल किससे बनते हैं? पुराने सेल से बनते हैं। और इसको ग्रीक अल्प हम कहते हैं, इसने ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला, इसको कहते हैं ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला। तो रुडोल्फ विर्चू ने क्या बताया? ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला। ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला का मतलब ये है जो न्यू सेल है वो पुराने सेल से बनते हैं। तो अगर किधर लिखा हुआ था ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला, किसका स्टेटमेंट है? तो आप क्या कहोगे? रुडोल्फ विर्चू। और इसका मतलब क्या है? जो न्यू सेल है वो किससे बनते हैं? पुराने से। लेट्स सपोज हमारे पास एक पुराना सेल है ना, तो इसे क्या बन जाएंगे? 2 न्यू सेल। फिर इससे क्या, लेट्स सपोज ये पुराने हो गए, फिर इससे क्या बन जाएंगे? 2, फिर से, तो इस तरह चलते जाएंगे। तो न्यू सेल देखो, जो हमारे पास क्या है? न्यू सेल, जो हमारे पास न्यू सेल है, देखो न्यू सेल किस चीज से बन रहे हैं? पुराने सेल से बन रहे हैं। न्यू सेल किस से बन रहे हैं? देखो ये सारे न्यू सेल है, न्यू सेल किस से बन रहे हैं? पुराने सेल से। पुराना सेल मौजूद होगा तो उससे क्या बनते जाएंगे? न्यू सेल मौजूद बनते जाएंगे। अब इसके बाद एवी लेवनहुक, एवी लेवनहुक मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर से इंपोर्टेंट है 1674। तो 1674 क्या है? डायरेक्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 और इसने 1674। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था। इसने किस चीज को ऑब्जर्व किया था? 1664। मतलब ये क्या है? रुडोल्फ विर्चू से, शिवान से, शिल्डन से सबसे पहले इसने ऑब्जर्व किया था। इसने क्या कहा? 1664 में इसने बताया लिविंग सेल को ऑब्जर्व फ्रॉम द पोल, मतलब तालाब से इसने लिविंग सेल को क्या किया? लिविंग सेल्स को एब्जॉर्ब किया। क्या क्या? ऑब्जर्व किया। मैंने कहा एब्जॉर्ब नहीं, ऑब्जर्व किया। उसने क्या किया? मुशाहिदा किया उसका। तो एवी लेवनहुक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। 1664 में इसने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, उसका मुशाहिदा किया। किसका? लिविंग सेल। जबकि रॉबर्ट हुक ने किसको ऑब्जर्व किया था? डेड सेल को। तो इसने लिविंग सेल। तो एमसीक्यूज आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन भी पूछा सकता है। डेड सेल को किसने ऑब्जर्व किया? मतलब क्या है? ऑब्जर्व किया था। मैं फिर से ऑब्जर्व, इसको आपने करेक्ट करना है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को ऑब्जर्व किया था और लिविंग सेल को एवी लेवनहुक 1674 में ऑब्जर्व किया था। तो याद रखना है। और इस लिविंग सेल को इसने क्या नाम दिया? एक खास नाम दिया, एमनी मॉलिक्यूल।
एमनी मॉलिक्यूल। तो एमनी मॉलिक्यूल, अगर कोई आपसे पूछे एमनी मॉलिक्यूल क्या है, तो आप कहोगे एवी लेवनहुक ने जो लिविंग सेल को फोर्ट से ऑब्जर्व किया था उसको उसने क्या नाम दिया, एमनी मॉलिक्यूल। बाद में फिर इसको डिस्कवरी होती गई, बाद में सेल का नाम आया। अब इसके बाद क्या है, परकंजी। परकंजी क्या है, एक साइंटिस्ट 1839, देखो 1839 शिवान और परकंजी का दोनों का जो स्टेटमेंट है वो एक ही डेट में आ गया था। तो इसने किसको डिस्कवर किया था, किसके बारे में पॉइंट दिया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, देखो हमारे पास एक सेल है ना, ये हमारे पास एक सेल है, इसके पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर क्या है गोल्जी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास उसी तरह क्या है माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है। इसके बाद ये जो सेल के अंदर ना, सेल के अंदर जो लिविंग कंटेंट है, क्या लिविंग, जो जिंदा कंटेंट है सेल का, उसको हम क्या नाम देंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ पर मैं लिखता भी हूँ, प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग कंटेंट, लिविंग कंटेंट, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। सेल का जो लिविंग कंटेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, आगे हम साइटोप्लाज्म में पढ़ेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, उसी तरह न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है। वैसे आपने याद रखना है प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल का लिविंग कंटेंट, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया सेल का सारा क्या है, लिविंग कंटेंट है। अब इसके बाद क्या है, परकंजी ने जो प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, सेल थ्योरी। अब आते हैं सेल थ्योरी पर। जिस तरह हमारे पास सेल की डिस्कवरी होती गई, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने पॉइंट्स दिए, जब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने पॉइंट्स दिए, फिर हमने क्या किया, आसान अल्फाज में इन तमाम पॉइंट्स से सेल के बारे में एक थ्योरी बनाई। सेल के बारे में क्या बनाई, एक थ्योरी बनाई। इस थ्योरी में हमने 3-4 मेजर पॉइंट्स लिखे थे। कितने मेजर पॉइंट्स, 4। इसमें क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, तमाम जो जानदार है वो किस चीज से बने हुए, सेल से बने हुए। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, और ये पॉइंट किसने बताया था, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल, शिल्डन ने बताया था। तो देखो शिल्डन, यहाँ पर आपने स्टार लगाना है, शिल्डन का पॉइंट किस में आ गया, सेल थ्योरी में आ गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी को बनाने में मदद दी, सही है। तो ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये किसने बताया था, शिल्डन, एम शिल्डन। ये क्या है, क्या है, मिथियास शिल्डन, मिथियास शिल्डन, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, क्या है, एम शिल्डन। ऑल एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इसको, इस पॉइंट को किसने बताया कि तमाम एनिमल, शिवान ने बताया। या इसका हम इस तरह लिखते हैं थ्यूडर शिवान, थ्यूडर शिवान, या सिंपल टी शिवान ने बताया था। तो इसका भी सेल थ्योरी में रोल आ गया, स्टार लगा रहा हूं। फिर क्या है, ऑल एनिमल, हमारे पास क्या है, ऑल सेल केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब तमाम जो सेल बनते हैं वो किससे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल से बनते हैं। तो रिडोल्फ रिचो आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे ये जो 3 साइंटिस्ट है इसने सेल थ्योरी में बहुत हेल्प की, इसी तीनों साइंटिस्ट की पॉइंट से हमारे पास क्या बनी, सेल थ्योरी बनी। तो इसके बाद इस पॉइंट को किसने बताया, रिडोल्फ रिचो ने बताया। एमसीक्यू के लिए याद रखना है 37 ट्रिलियन ऑफ सेल हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो आपको समझ आ गया कि दुनिया में जिधर भी लाइफ मौजूद होगी, क्या मौजूद होगी, लाइफ, जिधर जिंदगी मौजूद होगी तो वहां पर सेल होगा, जिधर जिंदगी नहीं होगी तो उधर सेल नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये डेस्क आपके सामने पड़ा हुआ है, ये सेल से बना हुआ है, नहीं। बोर्ड सेल से बना हुआ है, नहीं। तो सेल सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल ये नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग में सेल मौजूद नहीं है, पॉइंट याद रखना है। इसी वजह से लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क किस चीज का है, सेल का है। किस चीज का है, सेल का है, बिल्कुल। तो यहां तक आप इसको नोट कर सकते हो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में